सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल वर्ड्स एंड माई सेल्फ जोगिंदर कुमार। सो आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए। तो मेरा टॉपिक है, आज मैं दिल्ली एनसीआर में रहता हूँ तो मेरे को यहाँ का सब कुछ पता है। मेरा नया टॉपिक है फ्लैट्स के बारे में, कि आपको यहाँ दिल्ली एनसीआर में, यानी कि दिल्ली एनसीआर में क्या क्या चीज़ आती है। फरीदाबाद, आपका गाजियाबाद हो गया, गुड़गांव हो गया, नोएडा हो गया, दिल्ली हो गया, सब दिल्ली एनसीआर बोलते हैं इसको, ठीक है, नेशनल कैपिटल रीजन। ओके, सो मैं तो गाजियाबाद रहता हूँ। मैं यहीं से मेरा गांव भी पास पड़ता है लगभग है तो काफ़ी दूर, लेकिन फिर भी यहाँ पे मेरे को सबसे नज़दीक पड़ता है। राइट दोस्तों, तो आज हम बात करते हैं कि यहाँ पे फ्लैट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए अगर आप यहाँ पे जॉब करते हो, ठीक है। तो जैसे मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, जो यहाँ पे रहते हैं तो उनके लिए हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जो बाहर से आते हैं बंदे। जैसे मैं आया हूँ, मेरा अपना एक होम टाउन है, मैं काफ़ी दूर से आया हूँ। मैं यहाँ पे आके मैं रह रहा हूँ, काफ़ी सालों से रहा हूँ, मेरी 20-25 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए, ठीक है। स्टार्टिंग में रेंट पे रहा, फिर मैंने अपना फ्लैट ले लिया, अपने फ्लैट में भी रहा, और फ्लैट में इसको पसंद नहीं आया तो फिर मैंने मैं फिर से रेंट पे आ गया। जहाँ मेरा मन करता है मैं ले लेता हूँ, मेरे को कोई इशू है नहीं है, ठीक है, और मैं खुश हूँ उस चीज़ से। जब लगता है कि हाँ यहाँ कोई दिक्कत है, परेशानी, तो ठीक है, चेंज कर लेते हैं। कि जॉब चेंज होगी तो उसके पास में वहाँ पे रेंट पे ले लिया, वहाँ पे अपना रहने लगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे फ्लैट लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए, और नहीं लेना चाहिए तो क्यों नहीं लेना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है, तो बात एक रियल एग्जाम्पल की करते हैं। जैसे मैं हूँ, मैंने अपना फ्लैट लिया था 2013 में, ठीक है। जब उस टाइम बीजेपी सरकार नहीं आई थी, लगभग तब की बात है। एक बूम चल रहा था उस टाइम प्रॉपर्टी का, बहुत अच्छा बूम यार। डे बाय डे रेंट तो नहीं बढ़ रहा था, डे बाय डे मतलब प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ रही थी। तो हम भी नए आए थे, और आके हमें भी यार नहीं, सब लोग दोस्त फ्लैट ले रहे हैं यार, हमें भी फ्लैट लेना है, अपना घर होना चाहिए, ठीक है। पता ही नहीं था फ्लैट होता क्या है। बस जैसे हम तो अपने सहारनपुर से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे तो रेंट पे जैसे रहते हैं, आप कोई कहीं भी यूज़ करो, कैसे भी करो, कोई इशू नहीं होता है। अपने मकान में कोई इशू नहीं है, वहाँ पे रेंट पे भी कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आके पता चलता है चीज़ों का कि कितना डिफरेंसेस है दोस्तों। तो क्या हुआ कि जब रेंट पे स्टार्टिंग में रहने लगे तो कुछ चीज़ें दिक्कत करने लगी। मकान वाले ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, वो बोल रहा है, ठीक है यार चलो कोई नहीं, अपना ले लेते हैं। हमने भी अपना ले लिया, 2013 में लिया है, ठीक है। तो वो उसकी बात करते हैं, वो तो एक अनअप्रूव्ड कॉलोनी थी, ठीक है। मैंने लगभग उसको आई थिंक उस टाइम पे 20 लाख के आसपास लिया था मैंने। तो उसमें मैंने कुछ 11 लाख के आसपास लोन लिया, बाकी मैंने पैसा इधर उधर अपने रिलेटिव से अरेंज कर लिया, सभी करते हैं, ठीक है, कोई इशू है नहीं इसमें। तो उसमें जब मेरे को पता चला कि मेरी EMI बैठी वहाँ पे, तो जैसे कि लोन लिया वो भी प्राइवेट बैंक से था, उसकी EMI भी बहुत हाई थी। तो जब कैलकुलेशन हुई, पता चला तो 11 लाख का लगभग लोन था, और जो मेरे को 20 साल के लिए लोन लिया जाता है EMI देने के बाद, EMI हर साल आपको हर महीने आपको देनी पड़ती है। तो कैलकुलेशन जो 33 लाख आपको देना पड़ेगा। 11 लाख का आपने लोन लिया, आज 33 लाख देने पड़ रहे 20 साल तक आपको, ठीक है। हर साल से लगभग 13.5 के आसपास EMI आती थी। आप ब्लॉक होके बैठ गए, मतलब मैं ब्लॉक हो गया, ठीक है। तो कुछ भी बेनिफिट नहीं हुआ उसका। फिर ऊपर से ये तो हो गया, चलो कोई बात नहीं, प्रॉपर्टी आपकी बन गई, आप खुश हो गए, मैं भी खुश हो गया, मेरी प्रॉपर्टी भी बन गई है। अब इशू क्या होता है कि फ्लैट आपका है, आपकी ना जमीन है ना छत है, नीचे कोई और रह रहा है, ऊपर कोई और रह रहा है। आपको कोई राइट्स नहीं है नीचे कुछ करने का, कोई राइट्स नहीं है आपको ऊपर वाले के साथ कुछ करने का। ऊपर से बच्चे खेलेंगे, ठीक है, खेलते हो तो आपको आवाज़ आएगी, और उसकी ड्यूटी किस टाइम है, आपकी ड्यूटी किस टाइम है। उसकी ड्यूटी रात के 12 बजे से स्टार्ट होती है, तो 12 बजे उठेगा, खटपट करेगा, आवाज़ आएगा, नींद खराब होगी। ऐसे सेम नीचे वालों के लिए, ऐसे सेम उससे नीचे वालों के लिए। तो ये इसके प्रोस एंड कॉन्स हो गए, ठीक है। एक अगर आप, जैसे कि मैंने बिल्डर फ्लोर लिए थे, तो बिल्डर फ्लोर में क्या होता है कि 6 या 7 या 8 फ्लैट एक साथ होते हैं, तो 8 बंदों के साथ मिलकर रहना पड़ता है। अलग अलग तरीके के, अलग अलग विचारों के लोग रहते हैं एक ही जगह। उनका सबका पानी, मैंने मोटर जो समर्सिबल लगा होगा या कोई और भी होगा, सब एक जैसा होगा। लाइट जो आएगी वो एक जैसे ट्रांसफार्मर से आएगी। कुछ भी इशू होगा सबके साथ बात करनी पड़ेगी, कोई पैसे देगा कोई नहीं देगा, सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। अगर आप एक अच्छे मतलब माइंड से रिलेटेड जॉब करते हो, जैसे कि मैं भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो या तो आपको ऑफिस में भी अपने काम करना है, वहाँ भी सब चीज़ें BS करनी, तो आप कितना दिन सहल होगी इन सब चीज़ें। क्योंकि फ्लैट्स जो होते हैं उनमें 2 साल ठीक रहता है, कोई दिक्कत नहीं। 2 साल के बाद में फिर प्रॉब्लम आने स्टार्ट होती है। आज ये सीवर ब्लॉक हो गया, आज पाइप्स ब्लॉक हो गए, लैट्रिन ब्लॉक हो गई, ठीक है। और आप कौन से फ्लोर पे रहे हो, छत पे जाने का राइट्स नहीं है। आपने छत ली है तो वही बंदा जाएगा, दूसरे बंदे नहीं जाएंगे। कपड़े कहाँ सुखाएंगे आप,
100 चीज़ें होती हैं, तो वो बिल्कुल बेकार है। अनअप्रूव्ड कॉलोनी में तो कभी मत लेना, ना उसकी रीसेल वैल्यू है। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया वो एक कहानी। अब एक जनरल सी बात कर लेते हैं। जनरल बात में क्या है कि आप जैसे दिल्ली में ले लो, नोएडा में ले लो, कहीं भी आज 2 BHK ले लो तो 75 लाख के आसपास आपको मिल जाएगा। ठीक है, कहीं ग्रेटर नोएडा ले लो, सिटी में लोगे तो बहुत महंगा मिलेगा, थोड़ा बाहर लोगे ग्रेटर नोएडा की तरफ थोड़ा 75 लाख के आसपास 2 BHK आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन करते हैं, 50 लाख का आपने फ्लैट ले 75 लाख का ले लिया, जिसमें से सारे पे लोन नहीं मिलेगा, लगभग 75 में से 80% मिलता है, 75% मान लो आपने 50 लाख का लोन ले लिया। ठीक है, 25 लाख आपने किसी रिश्तेदार से उधार ले लिए, या हो सकता है आपने छोड़ रखे हो, वो आपने इन्वेस्ट कर लिए, तो टोटल आपने फ्लैट ले लिया। ठीक है, अब उसकी EMI जो 75 लाख है, अगर आप 10% का इंटरेस्ट पर लेते हो, 20 साल के लिए लोन लेते हो, तो उसकी EMI मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से बैठेगी। आप भी कैलकुलेट कर लेना SBI की, गूगल पे जाकर सर्च करोगे SBI होम लोन कैलकुलेशन, तो आपके सामने निकल के आ जाएगा। तो अगर आप 20 साल के लिए लोन ले रहे हो तो उसकी EMI बैठेगी 50 लाख का 48,000 रुपये, 48,251 रुपये EMI बैठेगी, यानी हर मंथ आपको पे करना है उसको। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि 2 अमाउंट जुड़ जाते हैं। आपने जैसे 50 लाख का लोन लिया, तो ये आपको जो चुकाना पड़ेगा, लगभग ये आपको चुकाना पड़ेगा 1,15,80,00,000 और 80,000 समथिंग आपको चुकाना पड़ेगा 20 साल में। ठीक है, लिया आपने कितना 50 का, चुकाना कितना पड़ा, डबल से भी ज़्यादा आपको, यानी कि आपने जो मैंने अभी अमाउंट बताया ये आपको 20 साल में चुकाना पड़ेगा। और EMI जाएगी इसकी हर साल 48,000 समथिंग। तो जो इनका देखो खेल क्या होता है, ये क्या काम करता है कि आपने 50 लाख लिया, उस पर इन्होंने इंटरेस्ट जोड़ दिया। इंटरेस्ट कितना हो, 50 लाख 1,15,00,000 में से घटा लो तो लगभग आपका पड़ जाएगा ये 65 लाख के आसपास इंटरेस्ट पड़ जाएगा। तो सबसे पहले तो कि जो आप EMI पेमेंट करोगे उसमें से जो आपका जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट में से ही उसको घटाना शुरू करेंगे। आपका जो मूल है, यानी कि जो 50 लाख है, तो उसमें से बहुत ही कम अमाउंट घटेगा। ठीक है, हर मंथ उसमें से मान लिया घट के 50, 500 रुपये, 600 रुपये, बस इतना ही घटेगा। लेकिन उधर से जो इंटरेस्ट है उसमें से ज़्यादा घटेंगे, यानी कि पहले 10 साल में आपने सारा इंटरेस्ट ही लेते हैं, 10 से 11-12 साल तक। बाद के जो 7-8 साल है उसमें फिर आपका जो 48,000 है वो धीरे धीरे करके उसमें से घटना स्टार्ट होगा। तो अगर आपको 10 साल में आपके कहीं पैसे बन गए, पेमेंट कर भी रहे, तो वो तब तक सारा इंटरेस्ट ले चुके होते हैं। आपको जो आपने लोन लिया है वो तो आपको फिर भी पे करना ही पड़ेगा, यानी 50 लाख में से लगभग 40 लाख तो फिर भी पेमेंट करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले जो आप डाउन पेमेंट करोगे या एकदम से लोन क्लोज करोगे तो उसमें भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो आपने लिया 50 लाख का कर रहे हैं आप, 1,15,80,000 समथिंग पेमेंट कर रहे हैं 20 साल के बाद। 20 साल के बाद उसकी वैल्यू क्या रहेगी फ्लैट की। आप मैंने बहुत सारे फ्लैट में रहते हैं, बिल्डिंग्स में रहते हैं, वहाँ पे भी हज़ारों इशू होते हैं, जैसे मैंने बताया अपनी प्राइवेट बिल्डर के, ऐसे ही वहाँ पे भी इशूज़ होते हैं। हालांकि वहाँ पे थोड़ा सोसाइटी होती है, उनका एक फंड, और वो फंड आपका जो एक मंथली होता है, मान लें किसी के 5,000 है, किसी के 10,000 है मंथली, वो एक अलग जाता है, यानी कि वो तो जाएगा ही जाएगा, मेंटेनेंस होता है। और मेंटेनेंस के लिए आप फ़ोन करोगे, आज आपका गीजर ख़राब हो गया है, आपका पानी इशू है, फ़ोन आज किया, बंदा कल आ रहा है, परसों आ रहा है, तरसों, उसका काम इतना होता है, इतनी बिल्डिंग है, इतने फ्लैट्स हैं कि वो कवर ही नहीं कर पाते वो लोग। मेरे तो रिलेटिव्स रहते हैं, तो आज उन्होंने बोला तो 4 या 5 दिन के बाद वो आ रहे हैं, तब तक आप क्या झेलोगे उस चीज़ को, अपने पैसे से करा लोगे तो वो भी आपका खर्चा हो गया। ठीक है, तो अगर आप मेंटेनेंस के 5,000 रुपये पर मंथ भी दे रहे हो तो वो भी जोड़ दो 48,000 में, तो कितना बैठेगा, वो 1.5 करोड़ के आसपास बैठेगा। लिया 50 लाख का, 1.5 करोड़ के आसपास आप उसको पेमेंट कर रहे हो 20 साल में। ठीक है, अब यहाँ हम दूसरी, ये तो होगी एक साइड, अब दूसरी साइड देखते हैं। आपकी सैलरी जो भी, मैं सैलरी की नहीं जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आते हैं कि हम फॉर एग्जांपल अगर हम अपना फ्लैट ना लेके रेंट पे रह रहे हैं, रेंट पे यहाँ पे 15 से 20,000 में 3 BHK इजीली मिल जाता है। जैसे मैं गाजियाबाद में रह रहा हूँ, यहाँ पे ये रेट है, मेरा तो कुल 12,000 के आसपास है। ठीक दोस्तों, तो 18 मान लेते हैं, 18,000 रुपये पर मंथ एवरेजन रेंट दे रहे हो, 20 साल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एवरेज लेके चलते हैं, तो 18,000 रुपये आपने पर मंथ दिया, 1 साल का हो गया आपका 2,16,000। 20 साल तक आपने दिया 43,20,000, ये आपका कैलकुलेशन हो गया। तो इधर आपने 43,20,000 20 साल तक सिर्फ रेंट दिया। ठीक है, उधर आपने 48,000 रुपये पर मंथ दे के लगभग 1.5 करोड़ के आसपास दे दिया। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर आप 48,000 रुपये उधर EMI दे रहे थे, इधर आप सिर्फ 18,000 दे रहे थे, तो अगर उस चीज़ का दोनों को हम कंबाइन करें तो हमारे पास बच गए
अगर हमने फ्लैट नहीं ले रहे तो 48 में से 18,000 रुपये का तो हमारा रेंट हो गया, 30,000 बच गए। हम 30,000 पर मंथ बचाते हैं। फॉर एग्जांपल 30,000 अगर हमने पर मंथ बचाया, एक साल में आपने 3,60,000 बचा लिया और 20 साल में आप बचाएंगे 72 लाख रुपये। ये आपकी बचत होगी 20 साल के बाद। ठीक है, 20 साल में आपने 72 लाख रुपये बचा लिए और आप इजीली रेंट पे रह भी लिए। मन चाहा जब आपको प्रॉब्लम कहीं और चेंज कर लिया, कहीं और चेंज कर लिया, जब आपके ऑफिस चेंज होगा अपने, वहाँ पे रेंट पे रूम ले लिया, तो इस तरीके से आपको इश्यू नहीं होगा, आप आराम से इजीली रह सकते हो। 72 लाख रुपये भी आपने बचा लिए 20 साल के बाद। ठीक है, अब आते हैं कैलकुलेशन की। आप बोलोगे कि यार जो फ्लैट था वो तो 1.5 करोड़ हमने जरूर पेमेंट कर दिया उसका, लेकिन अब वो बिकेगा तो महंगा नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि जब फ्लैट पुराने हो जाते हैं तो हर चीज़ की एक डेप्रिसिएशन होता है, तो धीरे धीरे क्या है कि उस टाइम पे भी नई फ्लैट बनेगी तो सब लोग नए की तरफ भागेंगे, क्योंकि 20 साल के बाद उसमें जो मटेरियल लगा हुआ है, वो अभी देख लो 4 या 5 साल में हम फ्लैट्स देखते हैं, सबके वो अंदर से बाहर से सबके क्या नाम है, प्लास्टर झड़ जाता है, कलर्स बेकार हो जाते हैं, और कील ठोकोगे तो दूसरे के यहाँ निकल जाएगी। ऐसा होता है रियल में, यहाँ पे ये हालत है। तो आप क्या समझते हो कि 20 साल तक वो खड़ा रहेगा मकान? आप उसको 20 साल के बाद जब रीसेल करोगे, रीसेल वैल्यू उसकी आधी हो जाती है। तो अगर आप उसको रीसेल कर भी रहे हो तो आपके लगभग वो 50 से 60 लाख का बिकेगा। तो इधर आपने बचा लिए 72 लाख रुपये ईजिली बचा लिए, और वो जो आपने 75 का लिया था, 50 का लोन लिया था, 25 लाख रुपये वो आपके, वो जो अपने किसी और से लिए थे वो भी बच गए। तो 25 + 72 कितने हो गए? लगभग 97 के आसपास हो गए, यानी कि 1 करोड़ रुपये मोटा मोटा आपके पास बच गया आप रेंट पे रहने। तो मेरा मानना है दोस्तों कि यहाँ पे हम जैसे लोग जो बाहर से आते हैं, हमें यहाँ पे फ्लैट्स वगैरह नहीं लेना चाहिए, क्योंकि 20 साल के बाद आपके बच्चे भी, ये कौन गारंटी देगा कि आपके पास रहेंगे नहीं रहेंगे? उनकी भी जॉब लगेगी, वो कहीं बाहर जाएंगे, आप उनके साथ रह पाओगे नहीं रह पाओगे, तो फिर भी चेंज तो सब कुछ करना है। रीसेल करोगे फिर प्लॉट को, बिकेगा नहीं बिकेगा क्या होगा? उससे चाहिए कि आप अपना एक अच्छा खासा अमाउंट बचाइए और उसको बचा के अपना सेव कीजिए, और जब आपका रिटायरमेंट होगा एक तरीके से आपके बच्चे काम हो जाएंगे, बाहर जाएं या जहाँ भी जाएं उनके काम आएगा, आपके अपने काम आएगा वो। ठीक है, रेंट पे आप फिर भी रह सकते हो। या फिर मैं तो जैसे सीधा सा कि अपने उस टाइम पे जाऊँगा, अपने गांव में जाऊँगा, वो मैं गांव में जाके से हाफ में मेरा अच्छा खासा मकान बन जाएगा। नहीं, अपना घर की ज़मीन है ही वहाँ पे, तो इजीली सब कुछ हो जाएगा, पैसा भी बच जाएगा, मकान भी बच जाएगा, और जो फालतू की जो टेंशनें होती हैं अपने फ्लैट्स की, क्योंकि आप उसको छोड़ नहीं सकते, कहीं भाग नहीं सकते। बराबर वाला बंदा बिल्डिंग्स में कैसा टक्कर जाए, कोई नेता हो, कोई क्या हो, ठीक है, उसके साथ मैनेज करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मेरा मानना यही है कि अगर हम जैसे लोग बाहर से आते हैं, हमें यहाँ पर रेंट पे रहना चाहिए, रेंट पेमेंट करना चाहिए, और रेंट का भी ये है कि ज़्यादा महंगा रेंट नहीं होना चाहिए आपका, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप ज़्यादा स्टैंडर्ड की जगह रहोगे तो ज़्यादा पैसा खर्च होगा, बचा नहीं पाओगे। बचाने का सिर्फ ये एक तरीका है कि जहाँ आप की कंपनी है जो थोड़ा दूर ही से कि ऐसी जगह ले जहाँ पर रेंट कम हो, फैसिलिटी भी सारी चीज़ें हो। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा कैलकुलेशन था आज के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और आप ऐसे ही मैं नए नए टॉपिक आपके सामने लेके आता रहूँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय दोस्तों।